बच्चों, पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को रीतिकाल की जो समय सीमा है, उसकी जो पृष्ठभूमि है, उसके नामकरण और इस काल के जो 3 श्रेणियां हैं कवियों की, रीतिसिद्ध, रीतिबद्ध और रीतिमुक्त, इन कवियों के बारे में बताया था। आज मैं आप लोगों को इस रीतिकाल की जो प्रमुख जो काव्य प्रवृत्तियां थीं या विशेषताएं कह सकते हैं, उसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो इस काल की जो महत्वपूर्ण विशेषता है, पहली मेरी समझ से, वह है कि लक्षण ग्रंथों की रचना। अब आप लोगों को हम ये बता दें कि लक्षण ग्रंथ किसे कहा गया है काव्य शास्त्र में। तो इसको बताने के पहले मैं आप लोगों को ये बता दें कि प्राचीन काल और पूर्व मध्यकाल तक जो संस्कृत के विभिन्न आचार्य हुए हैं, जैसे भरत मुनि, आपका दंडी, विश्वनाथ, आपका भामह, क्षेमेंद्र, मम्मट, कुंतक, राजशेखर इत्यादि जो संस्कृत के आचार्य हुए हैं, इन्होंने जो काव्यांग है, अर्थात काव्य के जो विभिन्न अंग हैं, ठीक है, और काव्य का प्रयोजन, काव्य का उद्देश्य, काव्य की विशेषता, ठीक है, इत्यादि, और इसके अलावा जो है जो रस, छंद, अलंकार इत्यादि सब है, उसको संस्कृत के परिभाषा और उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, उन्हीं ग्रंथों के आधार पर इस काल के जो महत्वपूर्ण कवि हैं, जैसे आचार्य केशव हैं, आपका देव कवि हैं, मतिराम हैं, आपके चिंतामणि हैं, पद्माकर हैं, और आपके ये जो है ये भिखारी दास हैं, इत्यादि जो ये कवि हैं, वे सभी संस्कृत के लक्षण ग्रंथों के आधार पर हिंदी में परिभाषा के साथ उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, जैसे जो काव्य रूपी शरीर है, उस काव्य रूपी शरीर के जो विभिन्न अंग हैं, जैसे रस, छंद, अलंकार और अन्य विशेषताएं, जैसे काव्य प्रयोजन, काव्य उद्देश्य, ठीक है, काव्य विशेषता इत्यादि जो है, उसको उन्होंने हिंदी में परिभाषा और उसके उदाहरणों के साथ प्रस्तुत किए हैं। ऐसे ही ग्रंथों को इस काल में लक्षण ग्रंथ कहा गया है। तो इस काल की पहली विशेषता है कि इस काल में कुछ रीतिकाल के आचार्यों ने लक्षण ग्रंथों की रचना किए हैं। इसके बाद इस काल की जो दूसरी विशेषता है कि इस काल में श्रृंगारिक काव्यों की अधिकता रही है। ठीक है, इसका प्रमुख कारण ये रहा है कि इस काल के प्रायः जो है अधिकांश जो कवि थे, वे सभी राजाश्रय में थे, राजाओं के आश्रय में थे। तो राजा, उसका जो दरबार है, उन सभी को खुश रखना ऐसे कवियों की व्यवस्था रही होगी। इसीलिए इनका प्रमुख जो है काव्य उद्देश्य मेरी समझ में ये आता है कि कैसे राजा, रानी और दरबार के अन्य कवि, अन्य लोग खुश रहें। इसके लिए उन्होंने द्वापर युग के जो राधा कृष्ण हैं, उनके बहाने राजा, रानी कैसे खुश रहें, दरबार के अन्य लोग कैसे खुश रहें, इससे संबंधित काव्य रचना किए हैं। इसीलिए इस काल में सबसे अधिक इस काव्य की जो इस काल के काव्य की विशेषता रही है, श्रृंगारिक काव्यों की बहुलता, अधिकता। इसके बाद अगली जो विशेषता है वो आप लोगों को बता दें कि इस काल में चित्रात्मक काव्य की भी अधिकता रही है। अर्थात इस काल के जो कवि हैं, उन्होंने नायक नायिका के काव्य के माध्यम से चित्र खींचने की बात हो या प्रकृति का चित्रण करने की बात हो, चाहे सूर्य के प्रातः काल का हो, चांदनी प्रकाश हो, चंद्रमा का हो, नदी का हो, पहाड़ इत्यादि का जो चित्रण है, वह जो है बड़ा ही स्वाभाविक रूप में अपने काव्यों के माध्यम से किए हैं। और इस काल की अगली विशेषता मैं आप लोगों को बता दें कि इस काल में जो कवि हुए हैं, उनके काव्यों को आद्योपांत अध्ययन करने के उपरांत हम पाते हैं कि इस काल के जो भी कवि हैं, उनका जो है अलंकार के प्रति विशेष अनुराग या प्रेम दिखाई देता है। ठीक है,
जैसे आप लोगों को उदाहरण के रूप में मैं बता दूं कि आचार्य केशव जो रहे हैं, उनकी एक रचना है कवि प्रिया। इस कवि प्रिया का एक छंद मैं आप लोगों को बता देता हूं कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सुवृत भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित। इस छंद के माध्यम से आचार्य केशव का अलंकार के प्रति उनका अनुराग या प्रेम दिखाई देता है। इसी तरह के अन्य कवि भी रहे हैं, ठीक है, अधिकांश जिनका अलंकार के प्रति विशेष अनुराग दिखाई देता है। इस काल के जो अगली विशेषता है वो विशेषता आप लोगों को बता दें कि इस काल में जो कवि हैं उन्होंने प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण किया है, सामान्य रूप में नहीं। उद्दीपन अर्थात नायक और नायिका या अन्य लोग जब प्रकृति का अवलोकन करें तो उसमें विशेष अनुराग, प्रेम, आकर्षण पैदा हो। जैसे नायक नायिका जब प्रकृति का अवलोकन करें अर्थात चंद्रमा को देखें, चांदनी को देखें, ठीक है, तो उनमें एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव और जग जाए, ठीक है। इस दृष्टि से उन्होंने प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण किया है। इस काल की जो अगली विशेषता है वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि इस काल में दरबारी और गैर दरबारी दोनों तरह के काव्य रचना हुई है। जो दरबारी काव्य है उसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है, ठीक है, जैसे बिहारी हैं, देव कवि हैं, मतिराम है, ठीक है, पद्माकर हैं, ठीक है, और भी हैं। और उसके बाद जो गैर दरबारी जो काव्य है उस तरह के जो कवि हैं उनकी रचनाओं में नीति काव्य और भक्तिपरक काव्य की रचना अधिक हुई है। उदाहरण के रूप में ऐसे कवियों में आप रसखान का जिनके बचपन का नाम सैयद इब्राहिम था उनको ले सकते हैं। दूसरा जो है रहीम है, ठीक है, अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक है, उनकी रचनाओं को भी आप ले सकते हैं। इसके बाद अगली विशेषता मैं आप लोगों को जो अंतिम है मैं बता रहा हूं कि अन्य जो भी विशेषताएं थी उससे अलग इस काल के एक मात्र ऐसे कवि थे जिनका नाम भूषण कवि था। यह भूषण कवि अन्य कवियों से अलग जो है अपनी रचनाओं में वीर रस की प्राथमिकता के आधार पर जो है वर्णन करते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि भूषण कवि उस समय के मराठा राज्य के संस्थापक, हिंदू राज्य के संस्थापक शिवाजी, छत्रपति शिवाजी के राजाश्रय में दरबार में रहे थे। तो वह शिवाजी की वीरता का वर्णन जो है अपनी दो रचनाएं शिवराज भूषण और शिवा भवानी नाम से किए हैं। इसके अलावा वह जो है दूसरे उस समय के चंदेल वंशी शासक छत्रसाल थे, उन छत्रसाल की वीरता का भी वर्णन उन्होंने छत्रसाल दशक के रूप में किया है। इस प्रकार ये देखिए इस काल की जो है प्रमुख काव्य प्रवृत्तियां या विशेषताएं हैं। इसको आप लोग समझ लीजिएगा, नोट बना लीजिएगा, ठीक है, परीक्षा के लिए अति उपयोगी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलेंगे। धन्यवाद।